नमस्कार। हम लेके आए हैं कल होने वाले नागरिक शास्त्र एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट कैसे, यानी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो शायद एक दो नंबर में पूछे जाते हैं या लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये गलती मत करिए कि एक दो नंबर के क्वेश्चन आप ज्यादातर रिवाइज करके जाइए और पढ़ के जाइए। तो कुछ क्वेश्चन जो बहुत सिंपल होते हैं लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे नागरिक शास्त्र में पूछा जाता है कि सुरक्षा क्या है। क्या है सुरक्षा? सुरक्षा क्या है? सुरक्षा ऐसी चीज, यानी किसी भी चीज से हमें बचाव, यानी किसी हानि से हमें बचाव करे, वो क्या है? सुरक्षा। अब इसमें बात सिर्फ हमारी नहीं है, किसी संगठन को सुरक्षा प्रदान करे, किसी वस्तु को या व्यक्ति को। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं हम जानेंगे, इसको शॉर्टकट से जानते हुए चलेंगे कि अगर एक दो नंबर में आता है तो आप कैसे लिखेंगे कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा एक ऐसी चीज जो हमें किसी हानि से बचाने का कार्य करे, वो क्या है? सुरक्षा है। और जो सुरक्षा करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? सुरक्षा कर्मी। क्वेश्चन पूछेगा सुरक्षा क्या है तो आप कहेंगे कि हर वो चीज जो हमें बचाती है वो क्या है? सुरक्षा। जैसे हमें हाथ धुलने के लिए हैंड वॉश क्या है? सुरक्षा। अभी आप देखिए मास्क पहनते हैं, वो भी क्या है? सुरक्षा। तो यानी किसी संगठन को बचाव करें या किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति का बचाव करने वाले या होने वाली हानियों से बचाने वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं? सुरक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वैश्वीकरण। कि वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण हम उसे कहेंगे जिसमें विश्व को जोड़ने के लिए किए गए कार्य क्या होते हैं? वैश्वीकरण। जैसे व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय समुदाय, इन सारी चीजों के माध्यम से वैश्विक चीजों को आपस में जोड़ना ही क्या है? वैश्वीकरण। जैसे हमने पढ़ा था कि रेशम मार्ग क्या था? एक तरीके के वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला कार्य था। कागज का निर्माण हुआ चीन में, चीन से वहां गया, मार्को पोलो है, कई जगह पे क्या हुआ? धीरे धीरे चीजों को बढ़ाना। व्यापार क्या करता है? वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है। हमारी संस्कृति वैश्वीकरण से क्या होती है? जो आज हम चाइनीज फूड खा रहे हैं, वेस्टर्न फूड खा रहे हैं, वेस्टर्न संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, वो क्या है? वैश्वीकरण ही तो है। तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा कि वैश्वीकरण क्या है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। वैश्वीकरण से क्या फायदे होते हैं? हमें नए नए ऑप्शन मिल जाते हैं। सोचिए एक समय तक हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, जब तक भारत में खुली नीति लागू नहीं होती है। नई औद्योगिक नीति कब लागू होती है? 1991 में। तो उससे पहले बहुत बाहर से आने वाली कंपनियों के लिए क्या था? भारत में रोक लगी हुई थी। उसकी वजह थी क्या? उसकी वजह ये थी कि भारत बाहरी कंपनियों के चक्कर में ही गुलाम हुआ था। तो भारत ने क्या किया? वैश्वीकरण को साथ नहीं दिया। बाद में उसको जुड़ना पड़ा क्योंकि बाकी देशों से जुड़ना था। आज आप देखते हैं जापान की कार बिक रही है, हमारे अमेरिका की कार बिक रही है, हर जगह की। सिर्फ कार ही नहीं, चाहे किसी भी चीज में आप देखिए, चाहे कपड़े हों, चाहे इलेक्ट्रिक सामान हो, कोई भी सामान होगा, उन सारे सामानों को यानी विश्व के बाजार को एक साथ जोड़ना ही क्या है? वैश्वीकरण। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अल्पमत सरकार क्या है? अल्पमत सरकार। ठीक, इसे कहते हैं अल्पमत सरकार। यानी मान लीजिए कि अभी हमारी सरकार को, यानी केंद्र सरकार में अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे, यानी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए थी? 272। लेकिन उनकी सीटें क्या हो रही? इससे कम हो गई, यानी 200 जितनी भी आई हो लेकिन इससे कम थी, 272 से कम थी। तो जब किसी भी सरकार के पास सीटें कम हो, यानी सीटें का मतलब क्या? उसके पास लड़ने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या कम विजयी हुए हों, तो वो क्या होती? वो सरकार बनेगी लेकिन अल्पमत में। अगर दूसरी वाली सरकार क्या करे? इसके लिए विरोध प्रदर्शित कर दे, इसको अपना विश्वास मत प्रस्तुत करना पड़ेगा, किसको वोटिंग करानी पड़ेगी कि किसी भी, ध्यान लीजिए जैसे हाल ही में भी दिल्ली में चुनाव हुए थे, ठीक है, तो दिल्ली में जो विधानसभा सीटें थी कितनी थी? 70। तो इस 70 में मान लीजिए कि अभी तो ज्यादा सीटें प्राप्त हुई उसको, 48। तो मान लीजिए किसी उसको 34 या 33 सीटें प्राप्त होती हैं और दूसरे दल को भी 33 सीटें ही प्राप्त होती हैं, 32 सीटें प्राप्त होती हैं और किसी अदर दल को कितनी? 5 सीटें प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये सरकार इस गठबंधन से इसके क्या होती है?
अगर इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, गठबंधन, ठीक है, एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं जो पूछा जाता है अक्सर, गठबंधन सरकार कि गठबंधन सरकार क्या है, ठीक। यानी अब इसके पास भी 35 सीटें नहीं चाहिए, कितनी, 35, यानी आधे से अधिक कितनी चाहिए, 36 चाहिए, आधे से एक ज्यादा होनी चाहिए, 36 चाहिए, लेकिन इसके पास कितनी है, 33। अब ये जो 5 वाला दल है, तो ये क्या करेगा, राज्यपाल हमेशा उसको नामित करेगा, उस दल को बुलाता है जिसके पास सीटें सर्वाधिक होती हैं। तो राज्यपाल इनके दल के नेता को बुलाएगा कि आइए भाई ये सरकार पेश करने का दावा करिए। अब इसके नेता क्या करते, ये क्या करते, सरकार पेश करने का दावा करते, और ये इसको क्या करते, सहयोग करते कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो इससे क्या होता, जो ये सरकार बनती, इन दोनों का गठबंधन, यानी इन दोनों की गांठ बन जाती। इस प्रकार शादी में गांठ बनती है तो गठबंधन, लेकिन ये क्या होता है, आपस में दोनों लोग मिलकर चलाएंगे तो गठबंधन है। मान लीजिए कि बीच में ये क्या कर ले, अपना समर्थन वापस ले ले, और अपना समर्थन वापस लेगी तो ये जो दूसरे दल का जो नेता हो गया, क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। यानी ये किसके पास प्रस्तुत करेंगे, जो इसका अध्यक्ष होगा विधानसभा का, फिर वो कहाँ जाएगा, राज्यपाल के पास। फिर राज्यपाल इनसे कहेगा कि भैया ऐसा करिए, ये विधानसभा अध्यक्ष इनसे कहेगा कि आप अपना विश्वास मत हासिल करके दिखाइए कि अभी भी आपके पास 36 सदस्य हैं या नहीं, यानी विधायक हैं कि नहीं है। तो ये जो सरकार, यानी 33 सीटों पे जो सरकार चल रही है, वो क्या होती है, अल्पमत सरकार, यानी उसके पास पूरी सीटें नहीं है तो अल्पमत है। और ये अगर अविश्वास प्रस्ताव में ये नहीं शामिल कर पाए तो वहीं से क्या हो जाएगा, वहीं से इनकी सरकार खत्म हो जाएगी, और दोबारा से इनको पूछा जाएगा कि आप सरकार बनाएंगे, अगर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, दोबारा से चुनाव होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं मध्यावधि चुनाव। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मध्यावधि चुनाव, यानी मध्यावधि चुनाव। मुख्य रूप से अगर देखा जाए, मध्यावधि चुनाव यानी मध्य में कराए जाने वाले चुनाव जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मध्यावधि चुनाव। लेकिन यहाँ पे जो नागरिक शास्त्र में क्वेश्चन पूछता है मध्यावधि चुनाव का, उसका मतलब मध्य में कराने से नहीं, उसका मतलब है अमेरिका से। मुख्य रूप से जो अमेरिका होता है, वहां एक सीनेट होती है, वहां पे हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या करते हैं, वोटिंग कराते हैं। यानी बीच में वहां पूरे मध्य अवधि में ही चुनाव होने लगते हैं। राष्ट्रपति जो चुना जाता है, वहां पे पूरे जो सीनेट के सदस्य होते हैं उन सारी चीजों से बनके। तो जो अमेरिका में जो चुनाव होते हैं सीनेट के हर 2 साल में, ये वहां पे है कि मध्यावधि चुनाव को वहां से लिया जाता है। यानी 1/3 सदस्य पहले चुने जाएंगे, फिर उसके बाद फिर चुनाव होगा 2 साल बाद, तो वह हो गए 66%, और फिर 3, मतलब हर उसमें 2 सालों में चुनाव वहां पे होते रहते हैं। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है, 4 साल का कार्यकाल होता है। और वहां पे एक नियम भी है कि 2 बार से अधिक आप वहां के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। बात समझ में आई। अब बात आती है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुत ज्यादा नागरिक शास्त्र में, साझी संपदा। साझी संपदा यानी साझी संसाधन। साझी संपदा किसे कहते हैं, यहाँ साझी संपदा से मतलब आपकी किसी चीज में साझे से नहीं है। कैसे, मतलब हम किसी चीज में से कहते हैं ना कि आधा तुम्हारा आधा मेरा, यहाँ साझी संपदा से आशय अंतरराष्ट्रीय स्तर से है। आप कहेंगे सर अंतरराष्ट्रीय स्तर में, अंतरराष्ट्रीय स्तर में कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सभी देशों का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साझी संपदा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने हाई स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया था अंतरराष्ट्रीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिन पर समस्त देशों का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साझी संपदा। अंतरराष्ट्रीय संसाधन यानी जिसमें साझा हो, जिसमें क्या आ जाता है, आपको पता है समुद्र आ जाते हैं, महासागर आ जाते हैं, महासागर के साथ साथ आपका वायुमंडल पर्यावरण हो गया, पर्यावरण के साथ साथ क्या हो गया, आपका अंटार्कटिका हो गया, जिसपे शोध के लिए कई सारे देशों ने अपने अपने केंद्र खोल रखे हैं। ठीक, अब आती है पहले जो गठबंधन थी, इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी, तो प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी थी, 1977 में। ये दल था जनता दल। और प्रथम गठबंधन सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, वो जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। अब इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछता है, कैसे कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। या कहा जाए प्रथम गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। तो 70 से कब तक रहे, 79 तक, 79 तक। 79 में फिर उन्होंने अपना नेता क्या कर दिया,
चेंज कर दिया और 79 में ही 79 से लेकर 80 तक फिर भी जनता दल के नए प्रधानमंत्री चुने गए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री चुने गए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में कि चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद भवन गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? शायद बैठक ही ना हुई होगी उस दौरान, इस वजह से नहीं गए, क्योंकि मुश्किल से 3 से 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 1980 में दोबारा से चुनाव होता है और दोबारा से क्या होती है, इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार में आती है 1980 में। और सोचिए 1980 के बाद 1989 तक फिर पूर्ण बहुमत की सरकार ही रहती है। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपको बताया था अल्पमत गठबंधन, तो जहां ना अल्पमत हो न गठबंधन, यानी जहां आधे से अधिक सीटें किसी एक दल को मिल गई हो। यानी हमने कहा ना कि जैसे दिल्ली में 70 थी, इस समय बीजेपी को शायद 45 या 48 के आसपास मिली हुई है, तो ये समझ लो कि वहां पे क्या है, वहां पे पूर्ण बहुमत है। वो क्या होता है, अगर आपसे पूछता है कि पूर्ण बहुमत सरकार क्या होती है, यानी आधे से अधिक अगर उसके पास सदस्य हैं तो पूर्ण बहुमत होता है। तो इसी हिसाब से इनका था। अल्पमत सरकार आपको बता दिए। एक क्वेश्चन और आता है, सिंडिकेट। ये प्रमुख जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, मैंने पिछले साल के पेपरों में देखे, उनसे मैं निकाल के लाया हूं कि सिंडिकेट क्या होता है। क्या है सिंडिकेट? सिंडिकेट एक ऐसा होता है जो लोगों का एक समूह या समुदाय होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, जैसे हमने शुरू में क्या पढ़ रहे थे, सुरक्षा। तो सिंडिकेट एक ऐसा समुदाय होता है, लोगों का सदस्यों का एक ऐसा समुदाय होता है जो किसी कंपनी या किन्हीं व्यक्तियों या कुछ समूहों को एक तरीके से बाहर से समर्थन देने का कार्य करते हैं। यानी काम वो कर नहीं रहे होते हैं, वो उस पर ध्यान दे रहे, उस पर सुरक्षा प्रदान कर, उस पर पूंजी लगा रहे होते हैं, उसको आगे बढ़ा रहे होते हैं। वो क्या होता है, सिंडिकेट। यानी एक ऐसा समुदाय, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हमारे माँ बाप क्या करते हैं, हमारे साथ पढ़ नहीं रहे होते हैं लेकिन हमें पूरा सपोर्ट दे रहे होते हैं, हो रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो सिंडिकेट। ऐसे ही सिंडिकेट का काम क्या होता है, सिंडिकेट का काम ये होता है कि वो लोगों और संस्थाओं का एक समूह होता है जो किन्हीं विशेष वर्ग या किसी विशेष संस्थाओं के लिए ही वो किए जाते, नामित किए जाते हैं। वो क्या होता है, सिंडिकेट होता है। बात समझ में आई? अब इसी में अब बात हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको देखना है, इसको हम मिटा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा या ध्यान से कल के पेपर के लिए, कि संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा समुदाय, यानी जिससे समुदाय बनाया गया लोगों के लिए, या लोगों के लिए क्या, विश्व के संपूर्ण देशों के लिए बनाया गया था। होता क्या है, एक सदस्यों का समुदाय 21 अगस्त 1944, डेट कौन सी थी, अभी स्थापना नहीं बता रहे, 21 अगस्त 1944 को अमेरिका एक शहर है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में क्या होता है, उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वो क्या करते हैं, एक तरीके से एक वहां का भवन था वाशिंगटन में, आक्स भवन, जैसे हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन, आक्स भवन में क्या करते हैं, वहां पे एक सभा होती है और ये सभा 21 अगस्त से कब तक चलती है, अक्टूबर 1944 तक। 21 अगस्त से ये सभा चलती है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर 1944 तक ये सभा चलती है। और इस सभा के बाद इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945। इसको याद रखिएगा कि स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर। आपसे ऑप्शनल में भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक, इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो कितने थे, 50। संस्थापक सदस्य 50 थे, लेकिन साइन करते वक्त एक और नया देश जुड़ जाता है, 51वां देश, जिसका नाम था पोलैंड। पोलैंड
जो लास्ट में इसमें आके जुड़ता है और साइन करता है। तो यानी इसके संस्थापक सदस्य देश शुरुआत में 50 थे, लेकिन साइन करते समय 51 हो जाते हैं और 51 सदस्य इसमें जुड़ जाते हैं। बात समझ में? भारत की तरफ से जो इसमें वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में अगर इसमें बात करें तो सदस्य कितने हैं वर्तमान में इसमें बात करें तो 193 सदस्य हैं। ठीक, 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में। देखिए इसका जो कार्यालय है या मुख्यालय कहा जाए तो कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ये जो जरूरी है, इसका मुख्यालय क्या, जो इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में। देखिए स्थापना 1945 में हो पाती है, लेकिन मुख्यालय न्यूयॉर्क में बना दिया, लेकिन इसकी बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो पाई। बिल्डिंग कब बनी? 1952 में। बिल्डिंग बनकर न्यूयॉर्क में कब तैयार होती? 1952 में। कितने पे बनी है? 17 एकड़ जमीन पर बनी हुई है। कितने एकड़ जमीन पर बनी हुई है? 17 एकड़ जमीन पर बनी हुई है। और इसमें कितने मंजिल है? 39 मंजिल का बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है 17 एकड़ जमीन और 39 मंजिल का बना हुआ है। ठीक, इसकी भूमि ये दान में मिली थी, लेकिन दान में किसने दी थी? अमेरिका का ही एक व्यक्ति था, डी रॉकफेलर। डी रॉकफेलर ने ये जमीन दान में दी थी, जो 1952 में बनकर तैयार हुआ। 39 मंजिल का था। सोचिए 17 एकड़ पर बना हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय है ये बना हुआ। ठीक, बैठक इसकी कब होती है? 1952 में तो बन गया, लेकिन अक्टूबर 1952 में इसकी प्रथम बैठक होती है। ये तो उसको इतना याद करने वाली चीज नहीं है, ये कंपटीशन के लेवल से ज्यादा हाई हो जाएगा। एक्चुअल में इसकी बिल्डिंग बनकर कब तैयार हुई, क्या कैसा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर बात करें इसकी चीजें क्या है, तो सबसे पहले बात करें इसके ध्वज की। तो जो ध्वज है इसका, तो इसकी जो ध्वज है इसकी पृष्ठभूमि कैसी? हल्की नीली है। और हल्की नीली पृष्ठभूमि के साथ साथ कुछ इस प्रकार से जैसे कह दिया जाए कि जो ध्वज है तो इसकी जो पृष्ठभूमि वो नीली है और उसमें इस प्रकार से जैतून की 2 शाखाएं बनी हुई हैं। कई बार पूछता है कि इसके झंडे पर कौन से उसकी शाखाएं बनी हुई हैं, तो किसकी हैं? एक जैतून का पेड़ पाया जाता है। आपने तो सुना होगा जैतून का तेल। और इसके बीच में बना हुआ है वर्ल्ड मैप। कई बार पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के मध्य में किस पेड़ की वो बनाई गई पत्तियां बनाएंगे, तो जो जैतून की बनाएंगे। जैतून की पत्तियों के मध्य में कौन से देश का मानचित्र है? तो कौन से देश का नहीं, वो विश्व का मानचित्र है। अब बात करें भाषा की, ये तो ध्वज हो गया। अब बात करें अगर भाषा की, तो मुख्य रूप से इसमें काम करने के लिए 2 ही भाषा हैं। एक है अंग्रेजी और दूसरी है फ्रेंच। लेकिन बाद में कुछ और मान्यताओं को भाषा दी गई, जैसे कि एक भाषा दी गई चीनी भाषा, दूसरी रशियन भाषा, स्पेनिश भाषा। स्पेनिश भाषा, हिंदी भाषा का इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे कौन? भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। एक भाषा इसमें और है जो हम भूल रही है, हाँ, अरबी भाषा है, जिनको बाद में इसमें जोड़ दिया गया। ठीक, ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसमें इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब होती? 24 अक्टूबर 1945। संस्थापक सदस्य कितने थे? 50। लास्ट में किसने साइन किया? 51 सदस्य कौन सा? पूछ लेता है, पोलैंड। इसमें इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कितने मंजिल का बना हुआ? 39। कितने एकड़ भूमि है? 17 एकड़ भूमि। वर्तमान में कितने सदस्य? 193। ठीक, इसकी प्रमुख भाषाएं कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच, और ये जैतून। इतना इसमें याद रखना जरूरी है। ये तो चीजें हो गई उसकी। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो था इसके मुख्य रूप से 6 भाग थे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 6 भाग थे। कितने भाग थे? 6। जो पहला भाग था इसका, जिसको हम लोग जानते हैं महासभा, इसको क्या बोलते हैं? महासभा। इसमें 6 भाग इसी के अंदर काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही महासभा काम करती है। इसमें संपूर्ण जितने सदस्य हैं सभी देशों के सदस्य, यानी हर देश से अधिकतम 5 सदस्य भाग ले सकते हैं। लेकिन उन 5 सदस्यों की वोटिंग कराएगी तो वोट एक ही गिना जाएगा।
लेकिन 5 ले सकते हैं। इसी वजह से इसमें सारे देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इसी वजह से इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। ये जरूर याद रखिए, कई बार पूछा गया है कि विश्व की लघु संसद, ऑप्शनल में पूछ सकता है या 1 नंबर में कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो वो कौन है, महासभा। दूसरा भाग इसका कौन है, तो दूसरा भाग है इसका सुरक्षा परिषद। दूसरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। देखिए महासभा को क्या कर रहे थे, विश्व की लघु संसद, और सुरक्षा परिषद को क्या कर रहे हैं, दुनिया का पुलिसमैन। इसे क्या कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं दुनिया का पुलिसमैन। इसका काम है समस्त देशों में शांति और सुरक्षा प्रदान करना, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन। महासभा का काम भी यही है कि शांति और सुरक्षा से मुद्दों को उठाना और उन पर चर्चा करना, और इसका क्या है, दुनिया में एक तरीके सुरक्षा परिषद का काम भी वही है कि शांति और सुरक्षा के लिए काम करना, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है, इसकी एक खासियत है, इसमें पूरे सदस्य जो होते हैं वो सिर्फ 15 सदस्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है इसका। 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं। जो 5 सदस्य होंगे वो स्थायी होंगे और 10 सदस्य अस्थायी होंगे। अब बात इसी में चल रही है, इसी स्थायी सदस्य वाले में। इससे कई बार क्वेश्चन पूछता है। अब आपको कैसे याद रखेंगे, बड़ी ही आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। आपको चेहरा याद रहता है ना, नहीं याद रहता। चेहरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस। जो 5 स्थायी है, चेहरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस, FAC, चलिए FACE। ठीक, चेहरा याद है, FACE। तो F से क्या हो गया, फ्रांस। इसके जो स्थायी सदस्य हैं, तो F से क्या हो गया, फ्रांस। A से क्या हो गया, अमेरिका। ठीक, C से क्या हो गया, चीन। E से क्या हो गया, इंग्लैंड। और अभी तो कहेंगे सर ये तो 4 ही हुए। तो फेस क्या होता है, कई बार चेहरा क्या होता है, रूठ जाता है। रूठ जाता है यानी गुस्सा हो जाता है, रूठ जाता है यानी रूठा फेस। तो रूठा से क्या बन जाएगा, रूस। कितने, तो यानी जो रूठा फेस है ये क्या है, स्थायी सदस्य हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनके लिए चुनाव होता रहता है। भारत में कई बार, भारत के अभी भी कई सदस्य क्या होते हैं, अस्थायी सदस्यता के रूप में भाग लिए हैं, अस्थायी सदस्य रहे कई सालों तक। भारत की स्थायी सदस्यता के लिए कई बार बात हुई है, लेकिन चीन इस पे वीटो ले लेता है। अब जानते हैं कि वीटो क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है। वीटो क्या है, वीटो देखिए, ये जो 15 सदस्य होते हैं, किसी भी कार्य को जब उठाया जाता है, जिस प्रकार संसद में कोई कानून पारित हो ना, ऐसे जैसे कोई बात रखी जाती है, तो होता क्या है, उस बात के लिए इन 5 का हाँ करना जरूरी है। और अगर हाँ नहीं कर रहे हैं, तो अगर ना भी ना करेंगे तो भी कोई चीज मानी जाएगी। जैसे सिंपल सी बात की बात करें कि किसी काम के लिए, कि मान लीजिए कि ये कहा जाए कि बच्चों के एग्जाम, सिंपल सी बात में लेते हैं कि बच्चों को एग्जाम जो जैसे 24 तारीख को जो था इलाहाबाद वाला, उसको 9 को शिफ्ट किया गया। तो इसके लिए मान लीजिए कि फ्रांस ने कह दिया हाँ ठीक है, अमेरिका ने कह दिया ठीक है, चीन ने कह दिया ठीक है, इंग्लैंड ने कह दिया ठीक है, लेकिन रूस ने कह दिया नहीं 24 को ही होगा। तो उसके बाद ये भले 10 सदस्य कह दें हाँ होना चाहिए 9 को, लेकिन अगर सिर्फ रूस ने कह दिया है कि होगा, तो ये चीज क्या हो जाती है, वहीं से कैंसिल हो जाएगी। यानी 14 सदस्यों का वोट पॉजिटिव होने के बाद भी अगर स्थायी सदस्य एक निगेटिव वोटिंग कर देता है, तो वो कानून पारित नहीं माना जाएगा। किसी कानून को तभी पारित माना जाएगा जब ये 5 सदस्य की हाँ हो, या तो अगर उन्होंने हाँ नहीं की तो ना भी ना करें। तो मिनिमम कितने वोट मिलने चाहिए किसी भी चीज को, 9। पहले इन सदस्यों की संख्या कम थी, तो उसके लिए कितने वोट रखे जाते थे, 7, कि मिनिमम 7 वोट होने चाहिए। बात समझ रहे हैं कि अगर 7 वोट रहेंगे तो 7 वोट से क्या होगा, 7 वोट यानी 9 सदस्य, तो 9 में क्या कि 7 वोटों को, 7 लोगों की हाँ जरूरी थी। लेकिन अब क्या हो गई है,
1965 में इसकी संख्या बढ़ाकर 11, पहले कितनी थी 11 थी, और संख्या बढ़ा के अब कितनी कर दी गई है 15। कब कर दी गई 1965 में। यानी जो सदस्य थे उस टाइम पे 11 हुआ करते थे किसके, सुरक्षा परिषद के। वर्तमान में कितने हो गए 15 हो गए। ओके, ये कब किए गए 15 सदस्य 1965 में इसके सदस्यों की संख्या 15 कर दी गई। तो उस टाइम पे सारे, अब भी जैसे किसी कानून को पारित करने मिनिमम कितने वोट पड़ने चाहिए 9 वोट हाँ में होने चाहिए, उनमें से ये 5 स्थायी सदस्यों का हाँ होना चाहिए। बात आती है कि ये जो वीटो था यानी जो निगेटिव पॉइंट था कि मैं नहीं करूंगा, जैसे कई बार कोई चीज करे कि मैं तो ना जाऊंगा ना जाने दूंगा, तो इसी प्रकार से यही चीज है कि सबसे ज्यादा वीटो यानी सबसे ज्यादा ना करने वाला देश कौन रहा है अभी तक, रूस। रूस के बाद अमेरिका। अब जब भी बात आती है ना कि भारत को इसका स्थायी सदस्य बना दिया जाए तो तुरंत चीन उस पर वीटो ले लेता है कि नहीं, क्योंकि चीन क्या है, भारत चीन की वैसे नहीं बनती, तो वो वीटो ले लेता है। चलिए, ये तो दूसरा भाग हुआ सुरक्षा पर। अब तीसरी बात की बात करें, तीसरा भाग आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक, जो इसका तीसरा भाग है उसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके मुख्य रूप से 6 भाग हैं जो कई बार पूछता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें सदस्य देखे जाए तो इसके सदस्यों की संख्या है 54। इसका काम क्या है, इसका काम है कि लोगों के लिए क्या करना, एक तरीके से लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से बराबर दृष्टि से देखना या उनको ध्यान रखना, यानी आर्थिक चीजों पर और सामाजिक चीजों पर इसका ध्यान रहता है। तो ये इसका काम है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं, प्रारंभ में इसमें क्या थे, इसमें भी प्रारंभ में 18 सदस्य थे, बाद में क्या किया गया, इसको भी वो कर दिया। इसकी साल में 2 बैठकें होती हैं, एक अप्रैल में होती है और एक जुलाई में होती है। जो अप्रैल में इसकी बैठक होती है वो न्यूयॉर्क में होती है, और जो जुलाई में इसकी बैठक होती है वो जिनेवा में होती है। याद कैसे रखेंगे, जिनेवा जुलाई, अप्रैल यानी अप्रैल वाली याद कर लीजिए, और जुलाई वाली तो अपने आप से याद हो जाएगी कि जुलाई वाली कहाँ होती है, जिनेवा में होती है। ठीक, अगला जो भाग है वो है प्रान्यास परिषद। प्रान्यास, या इसी को किसी बुक में न्यास मिलता है, प्रान्यास परिषद। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो गरीब देश हैं, जो अपनी शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहे, शासन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनपे ये जो स्थायी सदस्य हैं या कुछ सदस्यों को नामित किया जाता है, वो क्या करें, वो उन देशों पर एक तरीके से शासन व्यवस्था को चलाने में ध्यान दें। अभी हाल ही में जो अमेरिका था वो पलाऊ एक द्वीप पड़ता था, द्वीपीय देश था पलाऊ, तो उस देश से वहां उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, तब से इसकी जरूरत बिल्कुल से ना के बराबर हो गई। इसमें अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन देशों को ज्यादातर न्यास का अधिकार दिया गया था कि आप लोग जाइए वहां विकास करिए, अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को चलाने की कोशिश करिए कि कहीं पे शासन व्यवस्थाएं नहीं चल रही। ठीक है, अगला पार्ट जो इसका आता है वो आता है सचिवालय। 4 होगा, जो इसका 5वां पार्ट है वो है सचिवालय। सचिवालय, सचिवालय, सचिवालय क्या होता है, इसमें एक संयुक्त सचिव होता है, जिसे एक तरीके से सचिवालय को इस संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्यालय किसे कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय किसे कहा जाता है, तो कार्यालय किसे कहा जाता है, सचिवालय को कहा जाता है। तो ये कार्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय किसे कहेंगे, सचिवालय कहेंगे। ठीक है, इसी में क्या होता है, इसमें महासचिव होता है, इसमें महासचिव होता है, यानी एक तरीके से प्रमुख का कहा जाए कि इसमें क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, सचिवालय का भी मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कई चीजों का मुख्यालय वहीं पे, कुछ चीजों का मुख्यालय अलग किया गया है। अब अगर महासचिव होता है तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में इसके महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो आप कहेंगे इसके महासचिव कौन है, अंतोनियो गुटेरस। अंतोनियो गुटेरस, और अंतोनियो गुटेरस किस देश के हैं, पुर्तगाल के हैं।
पुर्तगाल के तो हैं एंटोनियो गुटेरेस, लेकिन ये तो वर्तमान पे हो गए। तो अगर ये सचिवालय बनाया गया होगा, इसका पहला जो अध्यक्ष रहा होगा वो कौन रहा होगा? जो पहला अध्यक्ष था उसका नाम था त्रिगवेली। नाम क्या था? त्रिगवेली। और कौन से देश से थे? नॉर्वे। नॉर्वे देश के थे, नॉर्वे लिख गया, नॉर्वे। त्रिगवेली यानी जो पहले महासचिव थे वो कौन थे? त्रिगवेली थे। कौन से देश के थे? नॉर्वे के थे। क्लियर है? चलिए, और इसका जो अंतिम भाग है जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्य काम होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो विदेशी मुद्दे होते हैं उन पर सुनवाई करना। इस पर भारत के भी कई न्यायाधीश या कई लोग आ चुके हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना होती नीदरलैंड का एक शहर था हेग। हेग में इसकी स्थापना होती, लेकिन होती कब है? इसकी स्थापना होती 3 अप्रैल 1946। स्थापना कब होती? 3 अप्रैल 1946। कहाँ पे? हेग में। ये जरूर पूछेगा इसकी मुख्यालय कहाँ पे? तो हेग में। कौन से शहर में? नीदरलैंड में। क्लियर है? ठीक है। इसमें न्यायाधीश जो होते हैं 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। 15 न्यायाधीश जिनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसमें कितने न्यायाधीश रहते हैं? इसकी जो कोड होता है उसमें 15 न्यायाधीश रहते हैं, और जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। यानी नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जो ये पूरा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। छोटी छोटी चीजें हम पूछ लेता, सुरक्षा परिषद क्या है, या पुलिस मैन के बारे में क्या जानते हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 भागों के नाम लिखिए। तो ये क्या है? इसके कितने भाग हैं? 6 भाग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। हम आशा करते हैं कि आपको 6 के 6 ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गए 6 संयुक्त राष्ट्र संघ की बात। अब हम बात करते हैं किसकी? आसियान की। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है, कल पेपर है, 2-3 बार अगर इसको प्ले करके देखेंगे तो चीजें थोड़ा याद बनी रहेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? आसियान। आसियान एक तरीके से देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी देशों का एक तरीके का ये संगठन था आसियान। ठीक है, आसियान की स्थापना कब होती है? 8 अगस्त 1967। स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को स्थापना होती है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसको हम 1-2 बार क्लास में पढ़ा भी चुके हैं। जो इसका मुख्यालय है वो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जकार्ता में इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। वर्तमान में इसके सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 10। जब इसका बनाया गया तब इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 5, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? 10। जितना भी भारत का पड़ोस से इधर से शुरू होता है, तो नंबर 1 पे बात करें तो म्यांमार। म्यांमार के बाद थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, और लाओस के बाद है क्या नाम? सिंगापुर, ब्रुनोई, मलेशिया, मलेशिया 2 देश और हैं इसके। मलेशिया के बाद जो इसमें है इसका मुख्यालय इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद आपका आ जाता है फिलीपींस। फिलीपींस। ये 2 आपसे, ये जो 2 वो बनाए गए संगठन, इनसे पूछता है आसियान के बारे में कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय क्या है, जकार्ता, ये सब क्यों बनाए गए। इसका मुख्य रीजन था व्यापार के लिए, आपस में एक दूसरे को
जोड़ना, और कहाँ पे है या किन देश है, इनमें से 8 देशों 10 देशों का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से किसी एक देश को हटा के इसी में अफगानिस्तान रख देगा, बांग्लादेश रखा देगा, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं है, या इनमें से किसी एक को रखेगा और बाकी 3 अलग रख देगा, चाइना, भारत या मालदीव रख देगा, मलेशिया की जगह, तो याद रखिएगा मलेशिया है, मालदीव नहीं है, मालदीव सार्क का है, जिसकी 8 दिसंबर, सार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे कि सार्क क्या है। सार्क की स्थापना कब होती है, ये भी दिसंबर में होती है, डेट नहीं है, दिसंबर 1985 में। इसके सदस्य कितने हैं, 8। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में मुख्यालय है, और इसके सदस्य कौन है, तो नीचे से देखें तो मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसका जो मीटिंग होती है साल में, तो इसकी अध्यक्षता वही करता है, उसका वही उसी जगह होती है जिस देश में होती है, तो वही देश क्या होता है, उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, ये तो दो तीन समुदाय हो गए जिनके बारे में अक्सर पूछता है इसमें नागरिक शास्त्र में। 2-3 चीजें और आपको बताना भूल गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, कि जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 1950 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है, पदेन अध्यक्ष, आपको बता चुके हैं पदेन अध्यक्ष इसका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब इसको खत्म कर दिया गया और योजना आयोग की जगह इसको योजना आयोग, इसकी जगह आ गया है नीति आयोग, नीति आयोग। ये कब आया था, जनवरी 2015 में। इसका भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। इसका मुख्य कार्य क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। ठीक, तो योजना आयोग से कई बार क्वेश्चन पूछा, आपसे 1-2 नंबर में पूछ सकता है कि स्थापना कब हुई थी या अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, या इसकी जगह पे किसको बनाया गया। योजना आयोग के साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछता है, राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया वो था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर कब बना था, 1953 में। आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति था पोटल्लू, श्रीराम पोटल्लू, जिसने क्या किया था, अनशन कर दिया था, और अनशन करते समय 2 महीने की उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई तभी ज्यादा भाई हो गए तो उसको बनाया गया। आपको नीति आयोग की ये रखना कब हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ, और भाषा का आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सोवियत संघ का विघटन, इसको जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरीके से देखा जाए, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, या इसका जिम्मेदार कौन था। तो जिम्मेदार तो आप सब लोग जानते हैं, मिखाइल गोर्बाचोव था, जो वहां का एक तरीके क्या था, उस समय का राष्ट्रपति था। ठीक है, इसका लेकिन विघटन कब होता है, इसका विघटन होता है 26 दिसंबर 1991। विघटन कब होता है, 26 दिसंबर 1991 में इसका क्या होता है, विघटन होता है। विघटन मतलब कि टूट जाता है 15 अलग अलग देश में, 15 खुद रूस ही था, और इसकी वजह कौन से थे, वहां का राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, जो वहां का राष्ट्र था, इसका नाम क्या था,
मिखाइल गोर, इसी में आधा चा मिलता है, किसी में पूरा मिलता है, तो उतना आप इतना याद रखिएगा। इसने कुछ नीतियां लाई थी जो एक तरीके से रूसी भाषा में थी। एक नाम था उस्कुरेनी, इसकी नीतियों की वजह से टूटा। जो पहली नीति थी उसका नाम था उस्कुरेनी, उस्कुरेनी पहले। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था त्वरण। त्वरण, त्वरण का मतलब था चीजों को स्वतंत्रता प्रदान करना, सुनना, कि जिस प्रकार से उस्कुरेनी, एक रूसी भाषा का शब्द था, एक तरीके से चीजों को स्वतंत्रता प्रदान। दूसरा चीज था जिसका नाम था पेरेस्ट्रोइका, जो दूसरा इसने निकाला नीति थी पेरेस्ट्रोइका। ये क्या कारण था, क्या नीतियां थी? पेरेस्ट्रोइका, जिसका हिंदी मतलब होता पुनर्गठन। पुनर्गठन, इसका कहना था ये था कि अब क्या किया जाए, इसकी चीजों को पुनर्गठित किया जाए फिर से। जो ये चाहते हैं वो चीजें अभी ठीक है नहीं, इनको क्या किया जाए? पुनर्गठन किया जाए। और त्वरण का मतलब क्या था? त्वरण एक ऐसी चीज थी कि जो चीजें जरूरत हैं, एक तरीके से जो चाहिए, जो मांगते हैं वो अवेलेबल नहीं है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि किसी दुकान पे जाएं, हम कहते हैं भैया ये वाला पेन चाहिए हमको, वो कहते हैं भैया अवेलेबल नहीं है, यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये मिखाइल गोर्बाचोव का कहना ये था कि उस कोरोना, यानी ऐसी चीजें जो रूसी लोग मांग रहे हैं वो अवेलेबल है ही नहीं, यानी उस समय तो रूस था ही नहीं, वो सोवियत संघ था। तो इसने कहा कि उस कोरोनी यानी त्वरण की चीजें क्या है? अवेलेबल नहीं, तो उन चीजों को अवेलेबल करा, जो चाहिए वो है नहीं, तो जो वो चाहते हैं वो अवेलेबल कराओ लोगों को। ठीक है, तो एक चीज तो होगी। तीसरी चीज थी जो था ग्लासनोस्ट, जो तीसरी पॉइंट था उसका नाम था ग्लासनोस्त्र। ग्लासनोस्त्र, ग्लासनोस्त्र का मतलब था खुलापन, खुलापन। सर ये क्या था? खुलापन, यानी अगर आप ये नहीं लिख सकते उसको रेनी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, तो आप लिख सकते हैं त्वरण, पुनर्गठन और खुलापन। यानी मिखाइल गोर्बाचोव की जो तीन नीतियां थी, इन्हीं 1985 में जब ये शासन पे आते हैं, यानी जब ये राष्ट्रपति बनते हैं, तो ये चीजों को परिवर्तित करते हैं, नई नीतियां लागू करते हैं, और उन्हीं नीतियों के तहत तीन चीजें लागू करते हैं: त्वरण, पुनर्गठन और खुलापन, यानी उसको रेनी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ये तीन चीजें। पहली चीज के अंदर मतलब ये था कि लोगों को जो जरूरतें हैं वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो उन चीजों को अवेलेबल कराया जाए। दूसरी चीजें थी चीजों को पुनर्गठित किया जाए, जो चीजें पुरानी है, जो सालों से चली आ रही हैं, तो वो क्या है, उन सब चीजों को बदला जाए और फिर से पुनर्गठित किया जाए। और तीसरी चीज थी खुलापन, लोगों को खुलापन दिया जाए, बोलने की आजादी दी जाए, लोग जो चाहते हैं वो बोल सकें। अब लोगों को खुलापन मिला, आजादी मिली, पुनर्गठन हो गया, चीजें अवेलेबल हो गई, तो लोग स्वतंत्र थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो साम्यवादी संगठन थे उन्होंने क्या किया, आवाज उठानी शुरू कर दी, और धीरे धीरे करके सोवियत संघ कई भागों में टूटता चला गया। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितना बताएं इतना अगर आप याद कर लेंगे तो हो सकता है इससे कुछ ना कुछ मार उसमें जरूर आएगा। और ये 100% श्योर है कि 2-4-6 क्वेश्चन अभी तक जितने बताए हैं वो जरूर आपसे कल के एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो चाहे 1 नंबर में क्वेश्चन आपको कोई भी छोड़ना नहीं, आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे आपको कॉपी लिखनी। अगर नहीं आपने देखा है तो आप मेरे वीडियो में आपको दिखा होगा कि बोर्ड कॉपी कैसे लिखें, और उससे देख सकते हैं कि किस प्रकार कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। धन्यवाद।